नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर फेस्ट में मनी एंड बैंकिंग है उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चैप्टर जो क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड था उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इसमें एक छोटा सा चैप्टर या फिर उसे छोटा सा टॉपिक बोला जा सकता है जो अपने सिलेबस में रिटेल बैंकिंग, जिसे खुदरा बैंकिंग या फुटकर बैंकिंग बोला जाता है। अब सबसे पहले तो बात आती है बैंक्स की क्या होती है, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटेल बैंकिंग क्या होती है, यानी इंडिविजुअल कस्टमर या इसे पर्सनल बैंकिंग भी बोला जाता है। उससे रिलेवेंट जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं वो रिटेल बैंकिंग में इंक्लूड करा जाते हैं। इंडिया में हालांकि कमर्शियल बैंक्स हैं, वही रिटेल बैंक्स हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के काम करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन का कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना, फिर उसके लिए विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना या फिर कंज्यूमर लोन्स प्रोवाइड कराना, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो रिटेल बैंकिंग में परफॉर्म करे जाते हैं। और इंडिया में ये टास्क है वो कंप्लीटली कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू परफॉर्म करे जाते हैं। अब रिटेल बैंकिंग है वो कौन कौन से एरिया में डील करती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है इंक्रीज इन बैंक ब्रांचेज या ब्रांचेज ऑफ बैंक्स। इसके बारे में बात करा जाए तो जो मार्च 2020 के डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 1,58,318 बैंक ब्रांचेज हैं। 1,58,318 बैंक ब्रांचेज हैं वो इंडिया में मार्च 2020 तक RBI डेटा के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। हालांकि आज की डेट बात करें तो डेफिनेटली इसमें बैंक ब्रांचेज है वो इंक्रीज हो गई है। अब इसका कंपैरिजन 1951 से करें तब आप इसकी रियल में जो ग्रोथ हुई है उसको देख सकते हैं। 1951 में टोटल 2,647 बैंक ब्रांचेज इंडिया में थी। 2,647 बैंक ब्रांचेज इंडिया में थी जो इंक्रीज होकर 1,58,318 मार्च 2020 तक हो चुकी है। तो इसके पीछे रीजन क्या रहा है, जैसे इसमें मेजर माइलस्टोन है वो माना जाता है 1969 में जो मेजर 14 बैंक ब्रांचेज हैं उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर 1980 में अदर 6 बैंक्स है उनका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण है वो करा गया था। और उसके बाद लोगों का धीरे धीरे बैंक्स हैं उनमें फेथ होने लग गया, उनका विश्वास है वो बढ़ने लग गया। और सिमिलरली बैंक ब्रांचेज हैं वो भी इंक्रीज होने लग गई। और इवन आजकल जो न्यू बैंक ब्रांचेज ओपन हो रही है उनका 80% है वो रूरल एरिया में है। इट मींस इंडिया में बैंकिंग जो पर्टिकुलरली रिटेल में या कमर्शियल पर्पज से आपके पास अवेलेबल है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो एक बैंक ब्रांचेज वो होती है जिसपे एक इंडिविजुअल का डे टू डे काम होता रहता है, तो उसे रिटेल बैंकिंग का पार्ट मान लिया जाता है। फिर सेकंड इसमें आता है बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन्स, बैंक जमा एवं बैंक ऋण। अब इंडिया में टोटल बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं, हालांकि वो अलग अलग अकाउंट जैसे सेविंग का, FD का, इन सब का मिलाकर अगर आप इस डेटा को कंसीडर करते हैं तो ये आता है 137.11 लाख करोड़, 137.11 लाख करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स में जून 2020 तक डिपॉजिटेड अमाउंट है। हालांकि ये सेविंग अकाउंट और RD, FD इन सब की मिला करके है, फिर भी 137.11 लाख करोड़ रुपए अमाउंट कम नहीं होती है। फिर अगर लोन्स के रिगार्डिंग बात करी जाए तो लेंडिंग है वो 102.69 लाख करोड़ रुपीस, 102.69 लाख करोड़ रुपीस है वो इंडियन बैंक्स ने डिफरेंट सेगमेंट्स में लोन देने का काम करा है। अब ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें पर्सनल लोन भी आते हैं, हाउसिंग लोन्स भी आते हैं, व्हीकल लोन्स भी आते हैं, एजुकेशन लोन्स भी आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन्स भी आते हैं। फिर उसके बाद में बिजनेस या कॉमर्स पर्पज से लिए गए लोन्स हैं उनको भी इंक्लूड करा जाता है। बट ये अमाउंट है वो स्पेसिफाइड करती है कि इंडिया में कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग है उसमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आता है लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना। ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। इसका
जो सिंपल मीनिंग आता है या इसके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे SBI बैंक है, उसको टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। अब उन 10 जिलों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बैंक एम्प्लॉय हैं वो फील्ड में नहीं जाते हैं, बट उनके लिए जिन लोन्स की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल अवेयरनेस देने का काम है वो उस पर्टिकुलर बैंक का हो जाता है, इसीलिए उसको लीड बैंक बोला जाता है, यानी वो बैंक लीड करती है उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में। इंडिया की बात करी जाए तो 741 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में है, हालांकि एक डेटा इसमें 743 भी है, बट मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 741 डिस्ट्रिक्ट्स की है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट बैंक्स को दी गई है। तो ये लीड बैंक स्कीम होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंज्यूमर लोन स्कीम, उपभोक्ता ऋण योजना। अब इसमें कंज्यूमर्स का जो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे पर्सनल लोन है, फिर आपके जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या फिक्स्ड एसेट्स होती है उनको परचेज करने के लिए जिस लोन की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसे कंज्यूमर लोन्स है वो बोला जाता है। जैसे टीवी आपने परचेज करना है उसके लिए लोन ले लिया, फ्रिज के लिए ले लिया, या फिर जो दूसरे ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके लिए जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं वो रिटेल बैंक का पार्ट होते हैं। और इंडियन बैंक्स हैं वो आजकल इन सेगमेंट्स में भी अच्छे खासे लोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्विस एरिया अप्रोच, सेवा क्षेत्र विचारधारा। इसका एक मेन जो टारगेट आता है सर्विस सेक्टर का वो डिफरेंट आपके जो सर्विस सेक्टर्स है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे होटल इंडस्ट्री का हो, यानी जो भी सेवा क्षेत्र में आता है उन सब में आजकल बैंक्स हैं वो अच्छे खासे लोन्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, और वो भी किसी इंडिविजुअल के लिए होता है, इसलिए इस स्कीम को भी रिटेल बैंकिंग का पार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग इसको बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को उधार देना। अब प्राइमरी जैसे इंडिया में RBI रूल्स हैं वो ये कहते हैं एक बैंक अपने टोटल ग्रांटेड लोन का मिनिमम 40% है, 40% वो प्राइमरी सेक्टर में देना उसके लिए कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो। और इस 40% का यानी टोटल ग्रांटेड लोन का जो होता है 40% निकालते हैं, या फिर टोटल ग्रांटेड लोन का मिनिमम 18% है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए, कृषि क्षेत्र है उसके लिए होना चाहिए। अब प्राइमरी सेक्टर है इसमें क्या क्या आता है, जितना भी एग्रीकल्चर का आता है वो कंप्लीट प्रायोरिटी या प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर उसके बाद में अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर यानी कृषि है उससे संबंधित क्षेत्र है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का हो, पोल्ट्री फार्मिंग का हो, फिशरीज का हो, मिल्क प्रोडक्शन का हो, ये सारी चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में इंक्लूड करी जाती है। फिर उसके बाद में टीनी कोटेज स्मॉल इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग सेक्टर है उसको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करा जाता है। अब RBI रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 40% है वो आपको देना पड़ता है प्राइमरी सेक्टर में। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर डेटा एक देखा था उसमें 102.69 लाख करोड़ रुपीस इंडियन बैंक्स ने लोन दे रखा है, इट मींस उसका मिनिमम 40% है वो प्राइमरी सेक्टर में जाता ही जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट आता है वो है डिस्क्रिमिनेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, विभेदित ब्याज दर योजना। और ये क्यों होती है, इसमें कुछ खास रीजंस होते हैं। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे बैंक की एक बेस रेट होती है और उसे PLR भी बोलते हैं, प्राइम लेंडिंग रेट या बेस रेट। इसमें RBI है वो एक पर्टिकुलर स्लैब प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल RBI ने इसे 9% कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कोई भी कमर्शियल बैंक है वो किसी भी सेगमेंट में 9% ब्याज दर है उससे कम ब्याज दर पर किसी को लोन नहीं दे सकता है। बट KCC के जो लोन्स हैं वो 6 to 9% में भी दिए जाते हैं। रीजन बीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट होता है एग्रीकल्चर है उस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का, और इसीलिए वहां पर इन रूल्स को थोड़ा सा अवॉइड भी करा जाता है।
अब डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया इसमें, जैसे केसीसी के हैं वो 6 to 9% आ गए, फिर हाउसिंग लोन की बात करें वो 8.25 to 10% के नियर बाय मिलते हैं, फिर एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन है वो 10 to 12% में मिल जाते हैं, पर्सनल लोन है वो 12 to 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण इसलिए करा जाता है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को स्ट्रेंथन करना होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिनिमाइज करा जाता है, और जहां पर अननेसेसरी या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है ऐसे लोन लिए जाते हैं तो उनके लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करी जाती है, और इनका डायरेक्ट रिलेशन किसी इंडिविजुअल से होता है। इट मींस ये भी रिटेल बैंकिंग का पार्ट होता है। अब जो बात यहाँ पर कर रहे थे, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इंडिया में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो 12 हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, फिर उसके बाद में 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और 44 फॉरेन बैंक है, और उसके बाद में और डिटेल में जाए टोटल 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो टोटल 43 है, और उनका मेन टारगेट है वो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना होता है। तो ये मेन कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग या फिर पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग है, यानी रिटेल बैंकिंग में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। इवन आजकल जो आपके पेमेंट बैंक वगैरह आ गए, इस टाइप की जो फैसिलिटीज हैं वो भी रिटेल बैंक का पार्ट होते हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग को भी इंक्लूड करा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।